ऐसे थे हमारे बाबा साहेब भागचार। उन दिनों लाला लाजपत राय अमेरिका में ही थे। वह भी उस पुस्तकालय में रोज जाया करते थे जहां भीमराव आम्बेडकर अध्ययन किया करते थे। उन्हें जब इस प्रतिभाशाली अछूत महार विद्यार्थी का पता चला तो लाला जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में आम्बेडकर से संपर्क करके पूरी कोशिश की कि आम्बेडकर उनकी राजनीतिक विचारधारा से सहमत होकर देश के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। किंतु आम्बेडकर ने यह कहकर साफ इनकार कर दिया कि फिलहाल वह अपनी शिक्षा के लक्ष्य को छोड़कर किसी दूसरी ओर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि इसी प्रतिज्ञा पर उन्हें महाराजा बड़ौदा ने छात्रवृत्ति दी थी। उनके स्वभाव और परिश्रम को देखकर उनके शिक्षक भी उनकी सहायता करने को सदा तैयार रहते थे। भीमराव अमेरिका में भी सादा जीवन व्यतीत करते थे। वह न सिगरेट पीते और न ही शराब छूते थे। प्रतिदिन व्यायाम करते। उनका शरीर सुंदर, सुडौल और स्वस्थ तो था ही कि साथ PhD भी पास की। अंत में सन 1915 में अपने कठोर परिश्रम और लगन के बल पर भीमराव ने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से इंडियन कॉमर्स पर शोध प्रबंध लिखकर अर्थशास्त्र में MA की डिग्री प्राप्त कर ली। यह उनके जीवन की अब तक की महानतम सफलता थी, किंतु वे इससे भी संतुष्ट न थे। उन्हें अभी और कीर्तिमान स्थापित करने थे। वे अमेरिका के समतावादी व मानवतावादी वातावरण का भरपूर लाभ लेना चाहते थे। इसीलिए वहीं रहकर उन्होंने PhD के लिए अर्थशास्त्र के ही एक विषय पर शोध करना शुरू किया। उनके शोध का विषय था भारत का राष्ट्रीय लाभांश, अर्थात भारत में अंग्रेजों की आर्थिक नीति पूरी तरह ब्रिटिश उद्योगपतियों के हित में बनाई गई है। यह शोध उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय को समर्पित किया। अपने देश के प्रति भीमराव आम्बेडकर में कितनी तड़प थी, यह शोध इसी का एक ठोस प्रमाण है। भारतीय मुद्रा के बारे में जब हिल्टन यंग कमीशन के सामने सुनवाई हो रही थी तो कमीशन के प्रत्येक सदस्य के हाथों में आम्बेडकर की ही पुस्तक थी। उनकी इससे बड़ी और क्या सफलता हो सकती थी कि भारत की समस्या पर विचार करने के लिए सबके हाथों में उस व्यक्ति की पुस्तक थी जिसके मुकाबले का दूसरा विद्वान सारी दुनिया में न था। विद्याध्ययन के लिए लंदन रवाना। डॉक्टर आम्बेडकर अर्थशास्त्र में DSc की उपाधि प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने महाराजा बड़ौदा के पास प्रार्थना पत्र भेजकर छात्रवृत्ति बढ़ाने का निवेदन किया। इसी बीच वह लंदन के लिए रवाना हो गए। उनके शोध प्रबंध की सामग्री के कारण बाबा साहेब को गदर पार्टी का सदस्य और आंदोलनकारी समझकर CID और अन्य जांच अधिकारियों द्वारा लंदन हवाई अड्डे पर उनकी जांच पड़ताल की गई और तलाशी ली गई। जब उनका आंदोलनकारियों से कोई रिश्ता नहीं निकला तो उनको लंदन में रहने दिया गया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में MSc और DSc की डिग्री के लिए प्रार्थना पत्र दिया और ग्रेज इन में बार 8 के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। पर इसी बीच अपने दीवान के फुसलाने पर महाराजा बड़ौदा ने छात्रवृत्ति देना बंद कर दिया। किंतु फिर भी डॉक्टर आम्बेडकर ने बहुत मुश्किल से 4 साल की और मंजूरी ले ही ली। भूखे प्यासे रहकर 5000 पुस्तकों का संग्रह किया। अपने इस विशाल पुस्तक संग्रह को एक दूसरे समुद्री जहाज में बंबई के लिए बुक कराया और स्वयं दूसरे जहाज से भारत के लिए रवाना हो गए। दूसरा समुद्री जहाज युद्ध के दौरान जर्मन पनडुब्बी ने डुबो दिया। इस जहाज के डूबने की खबर से भारत में डॉक्टर आम्बेडकर के प्रशंसक दुखी हो गए। किंतु जब असलियत पता चली तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। 21 अगस्त सन 1917 को वह अपनी DSc और बार 8 लॉ की पढ़ाई को अधूरा छोड़कर भारत वापस आ गए। भारत में चारों ओर अशांति ही अशांति थी। ब्रिटिश राज को हटाने की मांग बढ़ती ही जा रही थी। बड़ौदा में हुई अनहोनी।
शर्त के अनुसार डॉक्टर आम्बेडकर को बड़ौदा राज्य में नौकरी करनी थी। अतः वह बड़ौदा आए। स्टेशन पर उन्हें कोई भी लेने नहीं आया। वह अकेले ही अपना सामान उठाए रेलगाड़ी से स्टेशन पर उतरे। उन्हें सन 1917 में रक्षा सचिव की नौकरी तो मिल गई, लेकिन पूरे बड़ौदा शहर में रहने के लिए कहीं भी जगह न मिल सकी। दिन तो किसी न किसी प्रकार कट जाता, पर रात बहुत मुश्किल से बीतती, बैठकर या फिर आंखों में नींद थामे जागकर। जाति के कारण न किसी होटल में स्थान मिला और न ही किसी धर्मशाला में। दफ्तर में भी वह कम परेशान न हुए। रक्षा सचिव की तुलना में एक चपरासी की क्या औकात, किंतु वे भी उनकी मेज पर दूर से ही फाइलें फेंका करते थे। वहां उन्हें पानी भी नसीब नहीं होता था। उनके लिए यह सब दुर्व्यवहार असहनीय था। इतने बड़े पद पर होते हुए भी वह कुछ नहीं कर सकते थे। उन्होंने महाराजा से इस बारे में शिकायत भी की, परंतु दीवान का उत्तर होता था, हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, आप स्वयं ही अपनी समस्या को हल करें। पर वह हजारों वर्षों से देश में चली आ रही छुआछूत की बीमारी को भला कैसे भगा सकते थे। अंत में डॉक्टर आम्बेडकर अपना नाम बदलकर एक पारसी धर्मशाला में जा ठहरे। अन्य पारसियों को जब पता चला कि यह सूट बूट पहनने वाला अप टू डेट उच्च अधिकारी जाति का महार है, तो सारे पारसी लाठियां लेकर उन्हें मारने के लिए उतारू हो गए। डॉक्टर आम्बेडकर ने 8 घंटे की मोहलत मांगकर पारसियों की धर्मशाला को छोड़ दिया। अंत में इस दमघोंटू दुर्व्यवहार के कारण उन्हें बड़ौदा राज्य को छोड़ना पड़ा। 2. रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद। बड़ौदा रियासत छोड़ने के बाद उनके पास रोजगार की समस्या थी। उन्हें बिलायत जाकर पढ़ाई पूरी करने के लिए भी पैसा कमाना था। अब वे अपनी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद करने लगे। उन्हें आशा थी कि उनकी उच्च शिक्षा की वजह से इस समय अंग्रेज सरकार किसी ऊंचे पद पर बिठा सकती है, लेकिन अंग्रेज सरकार ने तो उनके पीछे जासूस लगा रखे थे कि कहीं वे क्रांतिकारी गतिविधियों में तो संलग्न नहीं हैं। वे रोजगार की तलाश में दिन भर भूखे प्यासे भटकते रहते। ऐसे नाजुक समय में उन्हें प्रो के बी ईरानी की पहचान से एक ट्यूशन मिली। दूसरी ट्यूशन उनके अन्य मित्र भथेना के सहयोग से मिली। इन दोनों ट्यूशनों से उन्हें प्रतिमाह 50 रुपए मिल जाते थे। ज्यादा पैसा कमाने के उद्देश्य से उन्होंने बंबई में कोर्ट क्षेत्र की दलाल स्ट्रीट पर एक स्टॉक्स एंड शेयर्स एडवाइजर्स नाम से कंपनी शुरू की। इस कंपनी के माध्यम से उन्हें बहुत सारे ग्राहक मिलने लगे। लेकिन बाद में जब डॉक्टर आम्बेडकर की जाति का पता चला कि ये तो अछूत हैं, तब ग्राहकों ने उनके पास आना बंद कर दिया। मजबूरन घाटा उठाकर उन्हें वह कंपनी बंद करनी पड़ी। इसके बाद उन्होंने एक दावर्स कॉलेज में पार्ट टाइम नौकरी कर ली। इस बीच उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया छपवाई तथा अखबारों में लेख भी लिखे, लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। कुल मिलाकर पूरे 1.5 साल तक वे घोर आर्थिक तंगी से जूझते रहे और वे प्रोफेसर हो गए। बंबई में ही सीडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स नाम का एक कॉलेज था, जहां उन्हें नवंबर 1918 में प्रोफेसर की नौकरी मिल गई। इस कॉलेज में अध्यापन कार्य करने पर उनका चारों तरफ नाम हो गया। सभी उनकी प्रशंसा करते थे। जिस कक्षा में वह पढ़ाते उनमें अन्य छात्र भी आकर बैठ जाते। वे सभी उनकी ज्ञानवर्धक बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनते थे। डॉक्टर आम्बेडकर भी खूब लगन और मेहनत से उन्हें पढ़ाते थे। पढ़ाने से पहले एक एक अध्याय पर वह स्वयं मनन करते थे। रातों को जाग जाग कर अगले दिन का पाठ तैयार करते थे। हालांकि अब उन्हें अच्छा खासा वेतन मिलता था, पर फिर भी वह खर्च कम ही करते थे, क्योंकि वे लंदन जाकर अभी और भी पढ़ना चाहते थे। बीच में अधूरी छोड़ी शिक्षा को पूरा करना चाहते थे।
उनकी पत्नी रमाबाई भी उन्हें बहुत सहयोग करती थीं। वह एक साधारण स्त्री नहीं थीं। वह अपनी ओर से कोई भी ऐसी बात नहीं होने देती थीं जिससे डॉक्टर आम्बेडकर को परेशानी या कोई कष्ट हो। भारतीय नारी के सभी गुण उनमें विद्यमान थे। वे सुंदर थीं, सुशील थीं और इन सबसे बढ़कर वे बहुत व्यवहार कुशल थीं। कुल मिलाकर वह एक सफल आदर्श गृहिणी थीं। सौतेली मां की मृत्यु। सन 1917 के नवंबर महीने में डॉक्टर आम्बेडकर बड़ौदा से बंबई लौट आए थे। इसी बीच कुछ ही दिनों बाद उनकी सौतेली मां जीजाबाई का देहांत हो गया। हालांकि भीमराव का बचपन से ही अपनी सौतेली मां से मोहभंग हो गया था। दोनों के बीच कभी भी अपनत्व की भावना नहीं रही थी। इसकी वजह यह थी कि सौतेली मां का व्यवहार अच्छा नहीं था। वह बेहद बातूनी, गुस्सैल, झगड़ालू किस्म की थी। उसके आने से सूबेदार रामजी को एक बीबी तो मिल गई थी, लेकिन मातृविहीन भीम को वह मां की ममता नहीं दे पाई। उनके संबंधों की कटुता को इसी बात से समझा जा सकता है, भीमराव ने कभी भी जीजाबाई को मां या माई कहकर नहीं पुकारा। ऐसा इसलिए कि सौतेली मां के कारण घर में सदैव कलह एवं अशांति का ही वातावरण बना रहता था। बावजूद इसके भी भीमराव अपनी सौतेली मां के निधन पर बेहद दुखी हुए थे। उसी दौरान बंबई में अछूतों की एक विशाल सभा आयोजित की गई थी। उस सभा का आयोजन 11 नवंबर 1917 को सर नारायणराव चंदावरकर की अध्यक्षता में किया गया था। उसमें डॉक्टर आम्बेडकर मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित थे, लेकिन वे अपनी मां जीजाबाई के शोक की वजह से उस समारोह में नहीं जा पाए थे। इससे उनकी सोच का भी पता चलता है कि वे लाख कटुताओं के बावजूद भी मानवीय रिश्तों के प्रति कितने संवेदनशील थे। व्यावसायिक सलाहकार के रूप में इस समय कांग्रेस पार्टी वैधानिक रूप से राजनीतिक आंदोलन चला रही थी। लीग योजना के अंतर्गत मुसलमानों का स्वतंत्र अस्तित्व तो स्वीकार कर लिया गया, किंतु आश्चर्य की दलितों की समस्याओं का उल्लेख तक नहीं किया गया। दलितों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। सवर्णों को लीग योजना के लिए दलितों का समर्थन चाहिए था। इस कारण सवर्ण कांग्रेसी अछूतोद्धार का नाटक खेलना आरंभ कर दिया, जिसके नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक बनाए गए। नवंबर 1917 को बंबई में और दिसंबर 1917 को कलकत्ता में लीग योजना पर विचार करने के लिए सम्मेलन बुलाए गए। डॉक्टर आम्बेडकर को भी निमंत्रण मिला, किंतु उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि अछूतोद्धार के नाटककार उनके मजबूत पांव नहीं होने के कारण कभी भी धक्का देकर बाहर निकाल सकते हैं। डॉक्टर आम्बेडकर सबसे पहले अपने पांव मजबूत कर लेना चाहते थे। वे अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, इस कारण उन्होंने बंबई में स्टॉक एंड एडवाइजर्स नामक एक कंपनी खोली। इसके माध्यम से उद्योगपतियों और व्यापारियों को परामर्श देने लगे। इससे अच्छी आय होने लग गई। इसी समय भारत में जातियां नामक अपनी पुस्तक दूसरी बार उन्होंने प्रकाशित कराई। बर्ट्रैंड रसेल की रचना समाज का नव निर्माण की समीक्षा लिखकर प्रकाशित कराई। इस तरह डॉक्टर आम्बेडकर अनेक लेख लिखते और प्रकाशित कराते थे। डॉक्टर आम्बेडकर को इस तरह उभरते देखकर सबों के कान खड़े हो गए। सवर्णों ने व्यापारियों को भड़काया और कहा, आम्बेडकर अछूत महार है, उससे परामर्श लेना सर्वथा अनुचित है। इसके साथ ही सवर्णों ने भी डॉक्टर आम्बेडकर के मुकाबले परामर्श देने की संस्था खोल ली। इन हालात में डॉक्टर आम्बेडकर को अपनी कंपनी बंद करनी पड़ी। बंबई विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर आम्बेडकर ने जो मशाल जलाई, उसकी रोशनी से ब्रिटिश सरकार की आंखें चौधी आ गईं। सरकार ने डॉक्टर आम्बेडकर को बंबई विधान परिषद का सदस्य मनोनीत कर लिया। इसी वर्ष बंबई सरकार ने दलितों के लिए 5 छात्रावास बनवाए।
अब डॉक्टर आम्बेडकर के पास दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार संबंधी सैकड़ों पत्र रोज आने लगे। उन पत्रों में जिला कुलाबा के महाड नगर पालिका का एक पत्र अत्यंत ही हृदय विदारक था। उस समय लोग तालाब का पानी पीते थे क्योंकि वहां कुआं और हैंडपंप नहीं थे। गांव के एक बड़े तालाब का पानी पीते थे जो गर्मी के कारण सूख गया था। अब अछूतों ने उसी बड़े तालाब का पानी लेना आरंभ कर दिया। सवर्ण हिंदुओं की दृष्टि में अछूतों के स्पर्श से तालाब का जल दूषित हो गया। आथ अछूतों के प्रति हिंदुओं का आक्रोश भड़क उठा। अछूत लोग बुरी तरह पीटे गए। कुछ के घरों में आग लगा दी गई। डॉक्टर आम्बेडकर पत्र पढ़ते ही महाड़ गांव आ गए। उन्होंने दलितों की एक सभा बुलाई, पीने के पानी का जायजा लिया। डॉक्टर आम्बेडकर के साथ सभी लोगों ने सामूहिक तौर पर तालाब का पानी पिया। सवर्ण हिंदुओं ने रोड़े पत्थर फेंके जिससे डॉक्टर आम्बेडकर भी घायल हो गए। डॉक्टर आम्बेडकर ने सवर्ण दंगाइयों के विरुद्ध मामला दर्ज कराया। 9 व्यक्ति गिरफ्तार हुए जिनमें 5 को 4 महीने की सजा हो गई। सवर्णों ने पुनः पानी लेना बंद करा दिया। डॉक्टर आम्बेडकर ने उस तालाब पर सार्वजनिक अधिकार का दावा कर बंबई हाई कोर्ट में पेश किया। अंत में डॉक्टर आम्बेडकर केस जीत गए और तालाब दलितों के अधिकार में हो गया। गंगाधर की याद में ठीक इसी समय उन्हें एक और सदमा लगा। इस सदमे से वे बेहद आहत हुए। वे अपनी सौतेली मां जीजाबाई के सदमे से अभी उभर भी नहीं पाए थे कि उनके बड़े भाई आनंदराव का नवंबर 1917 में देहांत हो गया। वे बवासीर के रोग से पीड़ित थे। कुछ दिनों से उनका रोग काफी बढ़ गया था। वे अपने बेहतर इलाज के लिए अपनी ससुराल गोमीट गांव, तहसील महाड़, जिला कुलाबा चले गए थे। उनका देहांत भी वहीं हुआ था। वे अपने पीछे 2 बेटों मुकुंदराव और गंगाधर को छोड़ गए। भीमराव ने दोनों बच्चों को अपने पास रखकर उन्हें पालने पोसने एवं शिक्षित करने का बीड़ा उठाया। आनंदराव की मौत के समय उनका छोटा बेटा गंगाधर मात्र 1.5 साल का था। जिंदगी अभी सामान्य रफ्तार में लौटी ही थी कि भीमराव को एक और बड़ा झटका लगा। गंगाधर अपने पिता की मृत्यु के 6 साल बाद अचानक चल बसा। इस नन्हे से पितृविहीन बच्चे को काल की क्रूर आंधी असमय ही उड़ा ले गई। इससे भीमराव बड़े दुखी हुए। वे गंगाधर और मुकुंदराव को अपने बच्चों की ही तरह मानने लगे थे। इस तथ्य का प्रमाण यह है कि जब कुछ समय बाद रामबाई ने एक लड़के को जन्म दिया तो उस बच्चे का नाम भीमराव ने गंगाधर की याद में गंगाधर ही रखा। तिलक का जातीय अभिमान। डॉक्टर आम्बेडकर में कुछ न कुछ लिखते रहने और पढ़ते रहने की अजीब सी भूख थी। यह जितना पढ़ते उससे और आगे पढ़ने की उनकी इच्छा बनी रहती। शिक्षा के साथ साहित्य से भी उनका विशेष लगाव था। 31 जनवरी 1920 से कोल्हापुर के राजा के सहयोग से वे मूकनायक यानी गूंगों का सरदार नाम से मराठी भाषा में एक पाक्षिक समाचार पत्र निकालने लगे। इसके पहले अंक के संपादकीय में उन्होंने बताया कि इस समाचार पत्र की जरूरत इसलिए पड़ी कि देश के सभी अखबार कुछ वर्गों के हित में ही वातावरण बनाने के लिए लिखते थे और परिवर्तन का मजाक उड़ाते थे। ऐसे अखबारों से अछूत समाज क्या आशा कर सकता था। सब पत्रकार तोड़मरोड़ कर उसी के हित में लिखते थे जिस वर्ग में वे पैदा हुए होते हैं। खेद होता है यह जानकर कि लोकमान्य उपाधि से विभूषित बाल गंगाधर तिलक के समाचार पत्र केसरी ने मूकनायक का विज्ञापन तक छापने से मना कर दिया, जबकि उसके लिए पैसे भी दिए जाने थे। तिलक उस समय जीवित थे। मूकनायक में भीमराव आम्बेडकर ने अछूतों की स्थिति पर विस्तार से लिखा और उनकी मुक्ति के रास्ते सुझाए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत में सबसे पहले यह कहा था, स्वराज्य प्राप्ति मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
बाबा साहेब ने इस पर अपने समाज की व्यथा व्यक्त करने के उद्देश्य से कहा था कि तिलक यदि मेरी तरह किसी अछूत परिवार में पैदा होते तो उनकी घोषणा यह न होती, बल्कि उनको कहना पड़ता कि छूतछात निवारण मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तिलक पुत्र भीम के अनुयायी हो गए। इन्हीं तिलक महोदय के सुपुत्र श्रीधर पंत जी बाबा साहेब के अनन्य प्रशंसक एवं अनुयायी हो गए थे। तिलक तो नाम के ही लोकमान्य थे, असली लोकमान्य तो श्रीधर पंत ही थे। उनकी सामाजिक आंदोलन में गहरी रुचि थी। श्रीधर पंत बाबा साहेब से बार बार कहा करते थे कि समता समाज संघ की शाखा पूना में भी होनी चाहिए। श्रीधर पंत स्वभाव से तो बहुत मिलनसार और मानवतावादी थी, परंतु थे वे बहुत भावुक। यही कारण है कि बाबा साहेब के साथ जुड़ने के कारण जब पूना के ब्राह्मणों ने उन पर डॉक्टर आम्बेडकर का साथ छोड़ने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया तो उन्होंने बाबा साहेब का साथ नहीं छोड़ा, मगर हाँ 25 मई लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पुत्र श्रीधर पंत तिलक 1928 को सायं 5:30 बजे भाम्बुर्डा रेलवे स्टेशन के पास पूना मेल के नीचे कटकर अपनी जान दे दी। अपनी जान देने से पहले उन्होंने बाबा साहेब के नाम एक पत्र लिखा। आपको इस पत्र के मिलने से पूर्व शायद मैं इस लोक से राम राम कर चुका हूँगा, ऐसी खबर। 50 बटा ऐसे थे हमारे बाबा साहेब। आपको सुनाई देगी। हमारे समाज समता संघ के द्वारा अपनाया गया कार्य जरर शुरू रखने के लिए शिक्षित तथा समाज सुधारवादी युवकों का ध्यान इस आंदोलन की अधिकाधिक दिलाना आवश्यक है। आप इस कार्य के लिए सतत परिश्रम कर रहे हैं, इससे मुझे काफी संतोष है। ईश्वर आपके परिश्रम को सफल बनाएगा, ऐसा मेरा दिया है। महाराष्ट्र के युवकों ने यदि ठान ली तो अस्पृश्यता निवारण का प्रश्न केवल 5वीं में हो सकता है। मैं अपने अछूत भाइयों की मांग प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रस्तुत करने के लिए आगे जा रहा हूं। आठ मित्र लोगों से मेरा नमस्कार कहिए। संदर्भ सरक सैनिक दत्त, इतिहास और संघर्ष, डॉक्टर संजय गजभिये, समय प्रकाशन। हालांकि अब तक उनकी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी हो गई थी, लेकिन अभी भी वे मजदूरों तथा कुतियों की बस्ती में ही रहते थे। उनके पास था एक ऐसा कमरा जिसमें न तो पूरा प्रकाश आता था और न ही हवा। वहां पढ़ने की कोई भी सुविधा थी, लेकिन फिर भी वे मन लगाकर खूब पढ़ ही लेते थे। फिर लंदन में। अब वे फिर लंदन जाने के लिए उत्सुक थे। वहां जाकर उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी। उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया। भीमराव ने घर गृहस्थी का भार अपनी पत्नी रमाबाई को सौंप दिया और स्वयं लंदन चले गए। लेकिन वहां उन्हें एक बहुत बड़ी दिक्कत आई। उनके पास किताबें खरीदते हैं लिए पैसे न थे। उसका भी उन्होंने हल निकाल लिया। वह सुबह से शाम तक ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। दिन में भोजन तक के लिए नहीं जा पाने थे, और भोजन के लिए जाएं भी तो कैसे, उनके पास भोजन के लिए पैसे ही नहीं होते थे। लंदन के रेस्तरां में खाना वैसे भी महंगा मिलता था। बस वह सैंडविच साय लाते थे और लाइब्रेरी में ही खा लेते थे। एक बार वह सैंडविच खाते हुए लाइब्रेरी में पकड़े गए। वहां के नियमों के अनुसार लाइब्रेरी में कोई भी चीड़ खाना मना था। अपनी इस मूल के लिए उन्होंने तब लाइब्रेरियन से माफी मांगी। लाइब्रेरियन ने उनसे कहा, मैं देखती हूं कि तुम सुबह से शाम तक पढ़ते रहते हो, पर सब लोगों की तरह दोपहर में खाना क्यों नहीं खाने जाते? डॉक्टर आम्बेडकर ने उत्तर दिया, साहब बाहर भोजन खाना मेरे वृत्ति के बाहर है। मैं नाश्ते से एक सैंडविच बचाकर लाता हूं और दोपहर में वही खाकर पानी पी लेता हूं। डॉक्टर आम्बेडकर की शिक्षा के प्रति इतनी लगन देखकर लाइब्रेरियन का दिल भी पसीज गया। उन्होंने कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देनी हूं, पर एक शर्त पर कि आज से दोपहर का खाना तुम्हें मेरे साथ ही लेना होगा।
ऐसे थे हमारे बाबा साहब। अगला भाग 5 और आगे सुनने के बाबा साहब की कहानी। ऐसे थे हमारे बाबा साहब। निरंतर ऐप ऑडियो बुक सुनने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग तक इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के क्रांतिकारी भाषण लगातार सुनने के लिए हमें आर्थिक सहयोग करें। यह क्रांतिकारी भाषण ऑडियो बुक बनाने में बहुत सारा खर्च आता है और हम चाहते हैं कि आप लोग अपना योगदान करें जो आपकी यथा योग्य शक्ति, ताकि लगातार हम आपके लिए बाबा साहब अंबेडकर के सभी क्रांतिकारी भाषण ला सके और सभी बहुजन समाज का इतिहास हम AI के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो आप सभी से निवेदन है, अपना आर्थिक योगदान करें। हम आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको हमारा QR कोड और हमारा ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं और वीडियो के अंदर हमारा QR कोड और ऑनलाइन पे नंबर दे रहे हैं। अभी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है। QR कोड का आप स्क्रीनशॉट लेकर भी हमें ऑनलाइन पे कर सकते हो। कृपया आपसे निवेदन है, हमें अपना आर्थिक योगदान जरूर करें।